Assalamu alaikum students. How are you? Welcome to Learn Chemistry with Waqas Ahmed. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विच इज़ आल्सो नोन एज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे पहले अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था इन 1911 में। तो इसकी आज हम डिटेल देखते हैं कि व्हाट इज़ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाउ ही वाज एबल टू प्रेजेंट हिज एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं एक्सपेरिमेंट से। तो रदरफोर्ड अलॉन्ग विद हिज कोर वर्कर्स इन 1911 1911 में रदरफोर्ड ने अपने दो वर्कर के साथ मिलके ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने एक थिन गोल्ड फॉइल लिया जिसके इर्द गिर्द उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दी और फिर इस थिन गोल्ड फॉइल को इट वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स विच वर कमिंग फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट वाज पोलोनियम। जो उसने यहाँ एलिमेंट यूज़ किया था दैट वाज पोलोनियम, और इस पोलोनियम दैट वाज प्लेस्ड इन अ लेड ब्लॉक, ये एक लेड ब्लॉक में रखा गया और यहाँ से अल्फा पार्टिकल दे वर एमिटेड एंड दे वर अलाउड टू बम्बार्ड ऑन अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। जो उसने वेरी गोल्ड फॉइल यूज़ की थी दैट वाज वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अब इस एक्सपेरिमेंट में जो उसने ऑब्जर्वेशन की तो सबसे पहले उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दे पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। उसने ये देखा कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल से सीधे गुजर गए। ये उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि देयर वाज अ डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल बाय स्मॉल एंगल। उसने देखा था कि कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल थे विच वर डिफ्लेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। कोई स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कोई लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। तो सम पार्टिकल दे वर डिफ्लेक्टेड, ये हमें यहाँ मेंशन किया जा रहा है। दीज पार्टिकल दे वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम थिन गोल्ड फॉइल। और लास्ट ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल दे वर रीबाउंडेड। वो वापस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए, बट दीज पार्टिकल दे वर वेरी स्मॉल इन नंबर। इन ये नंबर में बहुत ज़्यादा कम थे। नेक्स्ट हमारे पास उसकी कंक्लूजन है कि जो उसने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन ली उन ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ चीज़ें कंक्लूड की। तो उसके एक्सपेरिमेंट से जो उसकी कंक्लूजन थी, सबसे पहली बात उसने ये कंक्लूड की क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट गुजर गए। यू कैन सी ज़्यादातर हमारे पार्टिकल दे वर पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो उसने कहा लिहाजा एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है दैट इज़ एम्प्टी, वो खाली जगह है। एटम ज़्यादातर उसकी स्पेस खाली है क्योंकि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल दे वर पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सेकंड, ये जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि देयर वर सम पार्टिकल्स विच वर डिफ्लेक्टेड। तो ये डिफ्लेक्शन यू कैन सी हियर दिस पार्टिकल इज बीइंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम स्ट्रेट पाथ। तो दिस डिफ्लेक्शन शोज that the space occupied by positive charge is very small। के दरमियान में जहाँ से ये डिफ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि एक बात तो उसे क्लियर थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं दे आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। लिहाजा इनकी डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि दरमियान में यहाँ जो पार्टिकल है दैट इज़ आल्सो पॉजिटिवली चार्ज। फिर उसने इस पार्टिकल के ये जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन था इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। मज़ीद जो पार्टिकल वापस बाउंस बैक हुए, जी हम जैसे हमारे पास पार्ट सी में शो किया गया कि सम पार्टिकल दे वर बाउंस बैक। इनका बाउंस बैक होना ये शो कर रहा था कि ये जो अल्फा दरमियान में जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, इट इज़ आल्सो मैसिव। ये मैसिव है। मैटर एटम की सारी जो मैस है
दैट इज़ कंसनट्रेटेड इनटू दिस रीजन, वो सारी की सारी मैस इस रीजन में कंसनट्रेट करती है। द पॉजिटिव चार्ज एंड mass of atom were concentrated in very small volume within the atom। तो इस स्मॉल वॉल्यूम को उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और यहाँ से उसने ये कैलकुलेट किया कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। न्यूक्लियस जो है ये एटम की निस्बत बहुत ज़्यादा स्मॉल है। कितना स्मॉल है? उसने कहा कि नियरली अबाउट 105 टाइम लेस दैन दैट ऑफ एटम, कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटम के रेडियस से 105 गुना छोटा है। एटम इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की निस्बत एटम साइज में बड़ा है। अब इन कैलकुलेशन को सामने रखकर रदरफोर्ड ही वाज एबल टू गिव हिज एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है, जो उसने मेन पास्टुलेट्स दिए, फर्स्ट द सेंटर ऑफ एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने कहा कि एटम जो है इसके दरमियान में जो सेंटर है, जो पॉजिटिवली चार्ज रीजन है, इसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। दिस रीजन वाज नोन एज न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। इससे पहले न्यूक्लियस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पहली बात उसने अपने मॉडल में ये पेश की कि किसी भी एटम का जो सेंटर है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे एंड इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। एंड ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एटम इज़ प्रेजेंट इन इट, और एटम की सारी मैस जितनी भी है करीबन मैस दैट इज़ कंसंट्रेटेड इनटू दिस डेंस स्मॉल रीजन, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। सेकंड पॉइंट उसका ये था कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस एंड दे स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उसने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से बाहर हैं और वो न्यूक्लियस के बाहर स्पिन कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ। ये उसका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ये है कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम, कि एटम की निस्बत जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो दिस वाज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ इसके ड्रॉबैक्स आए। लेट्स सी वो कौन से हैं। फर्स्ट तो ये बात आई कि जैसे रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस, बट ही वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ। मगर वो इन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ना कर सका। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मगर हमारे पास ये है कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देन इट शुड रेडिएट एनर्जी, तो वो एनर्जी इमिट करेगा। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर में मूव कर रहा है तो ये जब एनर्जी एमिट करेगा तो इसका न्यूक्लियस से जो फासला है वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा, और एक वक्त आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जब कंटिन्यूसली मूव करेगा तो इट शुड रेडिएट और इट शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, और अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होता जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, जिससे एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगी। मगर एक्चुअल ऐसा होता नहीं है। अब रदरफोर्ड ही वाज अनएबल टू एक्सप्लेन इट, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक या सबसे बड़ा डिफेक्ट इसमें ये आया कि ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटसाइड द न्यूक्लियस। सेकंड जो उसके ऊपर डिफेक्ट आया, जो सेकंड ड्रॉबैक्स था, वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहा है तो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है दैट शुड बी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। मगर एक्चुअली एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं होता। अब यहाँ थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बारिश के बाद आप
आपको रेनबो नज़र आती है, दैट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम में मुख्तलिफ जो कलर्स होते हैं वो आपस में मिक्स होते हैं और उनमें कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं पाई जाती। ऐसा स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अगर एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के मूव कर रहा है कंटिन्यूसली और कंटिन्यूस एनर्जी एमिट कर रहा है तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए, मगर एक्चुअल ऐसा होता नहीं है, बल्कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। लाइन स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। इस स्पेक्ट्रम में फ़र्क ये होता है कि इसमें एक कलर है, फिर डार्क स्पेस आएगी, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये सारा डार्क रीजन आएगा, फिर सेकंड कलर लाइन आएगी, फिर दरमियान में डार्क रीजन है, फिर एक और कलर आएगा, फिर डार्क रीजन आएगा। तो इसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय डार्क रीजन, वो डार्क रीजन के ज़रिए आपस में सेपरेटेड हैं। तो ये रदरफोर्ड ही वाज नॉट आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम फॉर एन एटम, वो एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इन डिफेक्ट के बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया, बोहर, नील बोहर। फिर नील बोहर ने अपना एक मॉडल पेश किया, अपना एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी के मुतालिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक